डेविएशन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक्सोफोरिया और कांस्टेंट अल्टरनेट एक्सोट्रोपिया से ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसमें आपको दोनों स्टेट मिलती हैं, जैसे कि फोरिक भी होता है पेशेंट और ट्रोपिक भी होता है। मतलब इसमें कंपनसेटेड फेज भी है और डीकंपनसेटेड फेज भी है। पानी बस थोड़ा सा यहाँ रख दो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी खोलते हुए। बस ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के साथ, अक्सर वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो इसकी आंख टेढ़ी हो जाती है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं होती, लेकिन या तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसकी आंख टेढ़ी हो जाती है। जैसे कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने कहा कि आपके बच्चे की आंख तो टेढ़ी है, या किसी ने कहा, या घर में सब नोटिस कर रहे हैं कि जब भी बच्चा अनअटेंटिव होता है तो इसकी आंख डेविएट कर जाती है, टेढ़ी हो जाती है, एक या फिर दोनों आँखें। ठीक है, तो दोनों आँखें एट ए टाइम तो होती नहीं है, बट पेशेंट की कंप्लेन जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकती है। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ये है, जैसे कि हम इस बात को कई दफ़ा पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट दूसरी बीमारियों के साथ, दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा स्क्विंट को कोरिलेट करता है। जैसे कि पैर में चोट लगी है तो आंख टेढ़ी हो गई है, फ़लाँ 3 महीने पहले वो बीमार हुआ था तो अब जाके उसकी आंख टेढ़ी हो रही है। तो ये हैबिट है सब में, या ये एक बस आदत बन चुकी है कि हम कोरिलेट करते हैं। सर में दर्द था तो आंख टेढ़ी हुई है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई इसी वजह से है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में आपको हिंट्स मिलते हैं कि ये क्यों हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको भी एक हिंट्स लें कि हाँ इसके पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी आंख टेढ़ी हुई है, या जर्नल वीकनेस है, ये खाना नहीं खाता और उसकी वजह से आंख डेविएट कर गई है। जर्नल वीकनेस की वजह से कभी भी आंख डेविएट नहीं होती, बल्कि मस्कुलर वीकनेस होती है। अगर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में कोई वीकनेस हो या कोई डिफेक्ट हो तो आपको स्क्विंट डेवलप होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इंटरमिटेंट के केसेस अक्सर इसी तरह से आते हैं कि आंख वैसे सीधी रहती है लेकिन कभी कभार टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को जब आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उनकी असेसमेंट का तरीका आप सबको पता है, असेसमेंट हम काफ़ी मरतबा कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। विज़न लेंगे, विज़न विद पिन होल, विदाउट पिन होल, प्रोटोकॉल यही है। विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस अगर पेशेंट ग्लासेस लगाता है तो, ठीक है, और पिन होल। अगर उसकी विज़न विद ग्लासेस कम है तो आप विद पिन होल भी विज़न करेंगे। आप ये मत देखें कि ओपीडीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे जब आपको कोई पूछेगा तो, क्योंकि ओपीडीज़ में पेशेंट का बल्क बहुत ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा होता है, तो आप प्रोटोकॉल असेसमेंट ना रिफ्रैक्शन में कर सकते हैं और ना स्क्विंट में कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल ये है, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में कोई पूछे या वैसे ही कोई पूछे तो आपको पूरा प्रोटोकॉल बताना है कि हम कैसे करते हैं। तो प्रोटोकॉल यही है कि विद ग्लासेस करें, विद ओजी, विद ऑन ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस और विद पिन होल। अगर विद ग्लासेस भी विज़न कम है तो विद पिन होल, ताकि आपको आइडिया हो कि रिफ्रैक्टिव एरर चेंज हुआ है, मज़ीद करेक्ट करने की गुंजाइश है, या फिर पेशेंट आपका एम्ब्लायोपिक है, या फिर पेशेंट आपका डिजीज़्ड है। इस वक्त तक आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट में आपको पेशेंट ऑर्थोफोरिक मिलेगा, इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाला पेशेंट जैसे ही बैठा होगा आपके पास, जब आप उसको नियर टारगेट देंगे तो आपका पेशेंट उस वक्त ऑर्थोफोरिक होगा, उस वक्त वो ऑर्थोफोरिक होगा। लेकिन जैसे ही आप कवर करेंगे ऑर्थोफोरिक, अगर आपके पास कोई पेशेंट ऑर्थोफोरिया के साथ आता है, उसको कोई स्क्विंट नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगी, कवर करेंगी या अनकवर करेंगी? कवर करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि कवर करेंगे? कितने लोग कहते हैं कि कवर करेंगे? जब पेशेंट ऑर्थोफोरिक है, स्ट्रेट आइज के साथ बैठा हुआ है, आप कौन सा टेस्ट करेंगी, कवर या फिर अनकवर? अनकवर टेस्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट अगर ऑर्थोफोरिक है और वो कंप्लेन कर रहा है स्क्विंट की, तो उसका मतलब है फोरिक होगा, लेटेंट स्क्विंट होगा उसको। तो लेटेंट स्क्विंट के लिए हम हमेशा अनकवर टेस्ट करते हैं, कवर टेस्ट करते हैं ट्रोपियास के लिए। अनकवर टेस्ट में क्या करते हैं?
अंडर द कवर आई को चेक करते हैं, ठीक है। जिस आँख को हमने कवर किया हुआ है उसी आँख को चेक करते हैं कि अंडर द कवर वो कहाँ गई हुई है, हम ये भी नहीं देखते। वो फिक्सेशन लेने कहाँ से आ रही है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर वो फिक्सेशन लेने बाहर से अंदर की तरफ आ रही है या सेंटर की तरफ आ रही है तो वो एक्सोफोरिया है, और अगर वो इन से सेंटर आ रही है तो वो ईज़ोफोरिया, और इंटरमिटेंट में आपको हमेशा एक्सोफोरिया मिलेगा। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में आपको नियर में फोरिया मिलेगा। हाँ, तो एक्सोफोरिया में यही होता है, लेकिन एक्सोफोरिया में जब वो डीकम्पनसेट होते हैं तो आपको फोरिया मिलता है, ट्रोपिया में कन्वर्ट नहीं होते। ट्रोपिया में वो तब कन्वर्ट होते हैं अगर एक्सोफोरिया अनकरेक्टेड छोड़ दिया आपने, तो लेटर ऑन जाके वो ट्रोपिया डेवलप करते हैं। तो ट्रोपिया डेवलप करते हैं तो फिर वो इंटरमिटेंट में आ जाते हैं, फोरिक नहीं रहते। फोरिक भी होती है नियर में और ट्रोपिया होता है डिस्टेंस में। तो एक्सोफोरिया में हमेशा ऑल द टाइम आँख स्ट्रेट रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि स्टेनोपिक कंप्लेन होती है, ये नियर में थोड़ी सी आँख डिविएट होती है, लेकिन वो फ़ौरन से स्ट्रेट भी हो जाती है। तो हैं तो ये सारे एक्सो डेविएशंस की टाइप ना, एक बिल्कुल लेटेंट है। इंटरमिटेंट में नियर में आपको फोरिया ही मिलता है, नियर में पेशेंट आपका एक्सोफोरिक ही होता है। वो तब ट्रोपिया में कन्वर्ट होता है जब आप लॉन्ग कवर करते हैं, लेकिन वो एकदम से फिक्सेशन ले लेती है तो वो एक्सोफोरिया है, ट्रोपिया नहीं है। नियर में आपको एक्सोफोरिया ही मिलता है। तो नियर में तो वो एक्सोफोरिया ही है ना, जैसे कि आपने कवर किया, डिविएटेड है, आपने हटाया, उसने फिक्सेशन ले ली। अच्छा, इसमें भी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है तो आपको पेशेंट फोरिया में मिल रहा है, मतलब ऑर्थोफोरिया है। आपने कवर किया, कवर करने के बाद वो ट्रोपिया में कन्वर्ट हो गया, ये भी हो सकता है। फोरिया ट्रोपिया में कन्वर्ट किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन करेंगे अगर आपके पास पेशेंट ऑर्थोफोरिक है, सेंटर आइज़ हैं, दोनों स्ट्रेट आइज़ हैं, तो आप कहेंगे, आप उसको कभी भी ट्रोपिया नहीं कहेंगे, आप उसका अनकवर टेस्ट करेंगे, कवर टेस्ट नहीं करेंगे। अब इंटरमिटेंट में आपको फोरिया मिला नियर में, आपने देखा कि आपने कवर किया, आपने हटाया तो उसने फिक्सेशन ले ली। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है जैसे अभी बताया कि उसने फिक्सेशन नहीं ली, वो अभी भी डेविएटेड है क्योंकि वो ट्रोपिया में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन कुछ देर गुजरती है या वो ब्लिंक करता है तो फ़ौरन फिक्सेशन ले लेता है। तो ये आप चेक करते हैं कंट्रोल। अब मैं उस पॉइंट पे जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो डीप है, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बता देती हूँ। वो होता है कंट्रोल 3 तरह के होते हैं, फेयर, पुअर, गुड और एक्सीलेंट, बल्कि 4 किस्म के, पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट। ये होता है कन्वर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड की वजह से कि उसकी कंपनसेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी कंपनसेशन एक्सीलेंट है तो जैसे ही आपने कवर हटाया फ़ौरन फिक्सेशन ले ली, उसने फ़ौरन फिक्सेशन ले ली, ठीक है। दूसरा है गुड, ये था एक्सीलेंट। दूसरा है गुड कि उसने आँख डेविएटेड है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा ब्लिंक किया या 1-2 सेकंड तक डेविएटेड थी, फिर फ़ौरन से सीधी हो गई विदाउट एनी ब्लिंक, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम लिया। मतलब स्पीड कितनी है उसकी, कितने सेकंड में उसने फिक्सेशन ली, हम ये भी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो वो ऑर्थोप्टिस्ट का काम है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंपनसेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि कंपनसेशन स्ट्रॉन्ग है अगर उसने विदाउट एनी ब्लिंक फ़ौरन से फिक्सेशन ले ली तो ये एक्सीलेंट कंपनसेशन है। अगर उसने कुछ सेकंड्स लगाए फिक्सेशन लेने में लेकिन ले ली, ब्लिंक नहीं किया, विदाउट एनी ब्लिंक कुछ सेकंड्स लगाए लेकिन फिक्सेशन ले ली, फिर से आँख सेंटर में आ गई है, तो वो गुड फिक्सेशन है, ठीक है। अगर पेशेंट ने फिक्सेशन ले ली लेकिन काफ़ी देर तक आँख डिविएटेड थी, कोई आप समझें कि 1 मिनट कह सकते हैं, आप 60 सेकंड्स कह सकते हैं, 1 मिनट, उसने ब्लिंक किया तो उसने फिक्सेशन ले ली। जब तक उसने ब्लिंक नहीं किया वो फिक्सेशन नहीं ले रही, तो ये है फेयर कंट्रोल। और अगर ब्लिंक करने के बाद भी वो फिक्सेशन नहीं ले रहा, बल्कि 2-3 ब्लिंक के बाद काफ़ी देर बाद उसने फिक्सेशन ली, तो वो पुअर
कंट्रोल है तो वो एक्सोफोरिया, लेकिन उसमें कंट्रोल कितना अच्छा है, कन्वर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंटरमिटेंट में ये भी देखते हैं। कन्वर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप नियर में जितनी चीज़ों को देख रहे हैं, तो जैसे कि हमने बात की थी सिनकाइनेटिक रिफ्लेक्स की। सिनकाइनेटिक रिफ्लेक्स क्या था कि हम नियर में जब भी काम करते हैं तो 3 तरह के प्रोसीजर्स काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस एंड प्यूपिलरी रिएक्शन। तो अकोमोडेशन की भी एक रेंज होती है ना कि इतने तक है तो हमें क्लियर नज़र आएगा, अकोमोडेशन की भी रेंज होती है, एम्पलीट्यूड होता है। इसी तरह कन्वर्जन फ्यूजनल एम्पलीट्यूड होती है। कन्वर्जेंस का काम क्या है कि हमें चीज़ों को सिंगल दिखाना, तो उसका एक ख़ास डायोप्टर तक या ख़ास डिस्टेंस तक हमें चीज़ें सिंगल नज़र आएंगी, लेकिन जैसे ही उसके उसके अंदर हम आएंगे, उस एरिया से अंदर हम जाएंगे तो वो डबल हो जाएंगी, सिंगल नहीं रहेंगी। तो वो इसी तरह फ्यूजनल एम्पलीट्यूड होता है कन्वर्जेंस का, मतलब कहाँ तक वो चीज़ों को फ्यूज़ कर सकता है, कितने प्रिज्म डायोप्टर तक वो चीज़ों को फ्यूज़ कर सकता है, तो वो होता है कन्वर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड, जो कि नॉर्मल है 35 to 40 प्रिज्म कन्वर्जेंस एम्पलीट्यूड। इतने डायोप्टर का अगर किसी को एक्सोफोरिया होगा, अगर कन्वर्जेंस अच्छी होगी तो बिल्कुल ईजीली वो कंपनसेट कर लेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो कंपनसेट नहीं करेगा, फिर वो ट्रोपिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मोर देन 35 to 40 आप ये कह सकते हैं। इसी तरह डाइवर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड है। डाइवर्जेंस भी आपका है तकरीबन 20-25 डायोप्टर तक इतना होगा, तो डाइवर्जेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, विजिबल नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो वो विजिबल हो जाएगा। तो ये आप कंट्रोल चेक करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल में आपका पुअर है, फेयर है, गुड है और एक्सीलेंट है। वो कैसे चेक करते हैं वो बता दिया है। उसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को? कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, इट इज़ अ एबिलिटी टू फ्यूज 2 इमेजेस इन वन। कन्वर्जन फ्यूजन एम्पलीट्यूड वो रेंज है जहाँ पे आप चीज़ों को फ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतने प्रिज्म डायोप्टर की अगर डेविएशन है। कन्वर्जेंस है एबिलिटी वो जो चीज़ों को सिंगल दिखाती है आपको नियर में, जैसे कि अकोमोडेशन आपको क्लियर दिखाती है, कन्वर्जेंस आपको सिंगल दिखाती है, और प्यूपिलरी रिएक्शन लाइट को कंट्रोल करती है ताकि लिमिटेड लाइट जा सके और आपको इमेज वो क्लियर नज़र आए नियर में। इसी तरह कन्वर्जेंस फ्यूजनल एम्पलीट्यूड वो फ्यूजनल एम्पलीट्यूड है कि इतने प्रिज्म डायोप्टर तक की अगर आंखों में डेविएशन है लेटेंट तो वो उसको ओवरकम कर देती है, और पेशेंट फ्यूजनल एम्पलीट्यूड उसमें फ्यूजन वाले स्टेट में ही होता है, मतलब चीज़ें सिंगल होंगी। क्योंकि अगर फ्यूजनल एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? स्क्विंट डेवलप होगा, स्क्विंट डेवलप होगा तो क्या होगा? डिप्लोपिया होगा, फिर चीज़ें सिंगल नज़र नहीं आएंगी। डिप्लोपिया होगा या फिर सप्रेशन होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो गया, समझ में आ गया? सही है। तो इस तरह आप कंट्रोल भी चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई फोरिया का, ज़रूरी नहीं है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाला पेशेंट, अगर कोई फोरिया का पेशेंट भी है तो आप इसी तरह चेक करते हैं कि उसका फ्यूजनल एम्पलीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है। आप इसको प्रिज्म से भी मेजर कर सकते हैं, वो प्रिज्म बार होती है लेकिन वो बहुत आगे की बातें हैं। तो नॉर्मली आप ये चेक करते हो कि कंट्रोल कितना अच्छा है, फेयर है, पुअर है, गुड है, एक्सेलेंट है। ठीक है। अब यही पेशेंट जो नियर में फोरिया के साथ है, या वो उसमें सारी कंडीशंस आपको मिल सकती हैं इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में। उसका पुअर कंट्रोल भी हो सकता है, उसका फेयर कंट्रोल भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है और एक्सेलेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेयर या गुड होता है। पुअर तो बहुत कम पेशेंट्स में होता है, और जब वो पुअर होता है तो फिर वो कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया में डेवलप हो चुका होता है, तो फिर आप उसको कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया में रखते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार वो कंपनसेट कर लेते हैं, जैसे कि बहुत लेट एज में अगर पेशेंट आपके पास आया है, अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है 10 साल की एज में, और वही पेशेंट आपके पास 35 साल की एज में आया, 35 की, तो उसके फ्यूजनल एम्पलीट्यूड कम हो गए हैं। अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैनिफेस्ट है, नियर में वो फोरिक है लेकिन ज़्यादा नहीं, और वो अक्सर इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि जब भी नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो डिप्लोपिया होता है, डबल विजन होती है, क्योंकि अब वो डीकम्पनसेट हो रहा है। किसी का 15 साल की, यूजुअली जो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के साथ केसेस आते हैं ना, वो यूजुअली 15 साल, 14 साल, 11, 12,
इस टीन एज में ज़्यादातर पेशेंट आपके पास आते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ओवर एज पेशेंट भी मिलते हैं क्योंकि उनकी फ्यूजनल एम्पलीट्यूड इतनी अच्छी होती है कि 25-30 तक उनको कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो उसको इतना नोटिस करते ही नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, फ्यूजनल एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, तो फिर वो डीकम्पनसेट होने लगता है। जब वो डीकम्पनसेट होता है तो पेशेंट को डिप्लोपिया शुरू हो जाता है। सेपरेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा से फ्यूजन के स्टेट में रहे हैं, तो सेपरेशन कभी हुई ही नहीं है। अब जाके डीकम्पनसेट हुआ है, तो इस एज में तो सेपरेशन नहीं हो सकती ना। सेपरेशन तो होती है बिफोर 7 ईयर, क्योंकि 7 ईयर तक आपकी बीएसवी कंप्लीट डेवलप होती है। 7 साल में आपकी बीएसवी का माइलस्टोन पूरा हो जाता है, जैसे कि विजुअल माइलस्टोन आपका 2-2.5 साल में पूरा होता है। बाइनोकुलर सिंगल विजन 7 ईयर तक कंप्लीट होती है। तो इस दौरान अगर किसी भी पेशेंट को कोई इस तरह स्क्विंट आ गया या एनाइसोमेट्रोपिया वाली कंडीशन है जिसमें डिप्लोपिया है, तो वो सेपरेशन हो सकती है, उसमें सेपरेशन होगी और एम्ब्लायोपिया होगा। लेकिन पेशेंट अगर बड़ा हो जाए 8 साल का, 8 साल में भी कभी ना कभी सेपरेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन 8 साल से बड़ा बच्चा अगर स्क्विंट डेवलप करेगा 8 साल के बाद, तो वो कभी भी सेपरेशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो डिप्लोपिया के साथ होगा। तो इंटरमिटेंट में ऐसा होता है कि क्योंकि 80% पेशेंट जो है वो फ्यूजनल स्टेट में होता है, 20% वो कभी कभार स्क्विंट डेवलप करते हैं। तो अक्सर उसमें फ्यूजन होती है, स्टीरोप्सिस भी अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो विजन भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, क्योंकि अगर डिस्टेंस में भी वो डीकम्पनसेट होते हैं तो वो अल्टरनेट होते हैं, वो यूजुअली अल्टरनेट होते हैं, वो यूनिलैटरल नहीं होते। लेकिन ऐसे भी पेशेंट आपको मिलते हैं जो नियर में तो फोरिक है, एक्सोफोरिया है, अब वो डीकम्पनसेट होगा तो ट्रोपिया में कन्वर्ट होगा। डीकम्पनसेट आप भी कर सकते हैं। कवर टेस्ट में आप क्या कर रहे हैं? टू ब्रेक द फ्यूजन। प्रिंसिपल क्या है कवर टेस्ट का? टू ब्रेक द फ्यूजन। तो आप फ्यूजन को ब्रेक कर रहे हैं, आपका डीकम्पनसेट हो रहा है, स्क्विंट विजिबल हो रहा है, लेकिन अगर उसकी कन्वर्जेंस बहुत अच्छी है, फ्यूजनल एम्पलीट्यूड बहुत अच्छा है, तो वो फ़ौरन से फिर कवर कर लेगा। इसी तरह फेयर है तो वो कवर करेगा, लेकिन 1-2 ब्लिंक के बाद। पुअर है तो फिर वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, तो है तो फ्यूजनल स्टेट में ना, था तो वो फ्यूजनल स्टेट में, आपने उसको कवर करके डीकम्पनसेट किया है, आपने फ्यूजन को ब्रेक किया है। फ्यूजन वैसे ब्रेक नहीं था। इसी तरह ये फ्यूजन तब ब्रेक होती है जब पेशेंट अनअटेंटिव होता है। कब अनअटेंटिव होता है पेशेंट? जैसे कि सो के उठा है, उस वक्त ब्रेन ऑफ होता है, तो उस वक्त स्क्विंट विजिबल होता है। पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आते हैं, या वो किसी स्ट्रेस में होता है तो उस वक्त अक्सर दिमाग काम नहीं करता, डिस्टर्ब होता है, उस वक्त स्क्विंट विजिबल होता है। या बहुत दूर इन्फिनिटी में कहीं देख रहा होता है, कोई डाइवर्जेंस एम्पलीट्यूड की हद से निकल जाता है तो वो डेविएट हो जाती है आँख। तो अक्सर ये पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि कभी कभार आँख टेढ़ी होती है। एक्सोफोरिया वाले पेशेंट स्क्विंट की कंप्लेन नहीं करते, बल्कि एस्टेनोपिया की कंप्लेन करते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाले पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि कभी कभार आँख टेढ़ी हो जाती है। फिर आप पूछते हो कब होती है? जब ये सो के उठते हैं, जब ये बीमार होते हैं, जब ये वो कंडीशन जिसमें ब्रेन ऑफ हो, स्क्विंट विजिबल होता है, वो कंडीशन जिसमें आप अटेंटिव होते हो, कॉन्शियस होते हो, तो ब्रेन उसमें बहुत एक्टिव होता है, तो आपको स्क्विंट कभी भी विजिबल नहीं होता। और ऐसे पेशेंट की एक और कंप्लेन भी होती है, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जैसे ये सनलाइट में जाता है एक आंख को बंद कर देता है, जैसे ही सनलाइट में जाता है एक आंख बंद कर देता है, क्योंकि सनलाइट में जाने से फ्यूजन ब्रेक होती है और एक आंख डेविएट हो जाती है। पेशेंट को डिप्लोपिया होता है, पेशेंट फ़ौरन से एक आंख बंद कर लेता है ताकि उस डिप्लोपिया को ओवरकम कर सके, या उसको वॉलेंट्री नहीं करता, इनवॉलेंट्री ब्रेन की तरफ से कमांड मिलती है। ये 7 ईयर के बाद हो सकता है, 7 ईयर के अंडर भी हो सकता है। हाँ, ये एक फ़ौरन से वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, एकदम से आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली 7 ईयर के बाद ही होता है। इंटरमिटेंट वाले केसेस आपके पास अक्सर लेट एज में ही आते हैं, जैसे कि 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, लेकिन कभी कभी वो 2 साल की उम्र में भी आ जाते हैं।
2 साल में भी कभी कभी पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं कि जब बच्चा सो के उठता है तो एक आंख डेविएटेड है, तो अक्सर आपके पास 2, 2.5 साल, 1.5 साल में भी बच्चे आते हैं इस तरह के। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपके पास इस एज में पेशेंट आएगा। पेशेंट आपके पास हर एज में आ सकता है। जैसे कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट स्क्विंट है, वो आप कभी भी चेक नहीं करवाते, उनका ख़्याल है कि पैदाइशी बेंगापन है, ठीक नहीं होगा, तो कभी भी नहीं आते। ऐसा पेशेंट आपके पास 17-18 साल की उम्र में भी आ सकता है। और इंटरमिटेंट वाला पेशेंट जो कि कभी कभी बहुत कम स्क्विंट होता है, पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत अटेंटिव होते हैं बच्चों के मामले में, कंसर्न होते हैं, तो फ़ौरन से हॉस्पिटल ले आते हैं कि इसको कभी कभी आँख टेढ़ी हो रही है। तो आपको बहुत हर टाइप के लोग मिलते हैं। तो आप एज ऑफ ऑनसेट को फिक्स्ड नहीं कर सकते। बाकी इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया की जो एज ऑफ ऑनसेट है वो 2.5-3 साल है, 2.5-3 साल है। और अक्सर बेशतर ये भी कहा जाता है कि ये कंजेनाइटल, लेकिन यूजुअली ये विजिबल तब होता है जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाए, और अक्सर उस एज में भी विजिबल नहीं होता अगर कंपनसेशन बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट है, क्योंकि बच्चों का दूर में तो देखना नहीं होता इस एज ग्रुप में, वो आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होते हैं। तो आपको हर तरह का पेशेंट मिल सकता है। अब बच्चा छोटा है, आपने नियर में देखा वो फोरिक है, आपने कवर किया, जैसे ही आपने लॉन्ग कवर किया। अच्छा, कवर टेस्ट करने के भी तरीके होते हैं। एक तो ये होता है आपने कवर किया हटाया, कवर किया हटाया, कोई स्क्विंट नहीं मिला, फिर आप लॉन्ग कवर करें। लॉन्ग कवर में जब आप देर तक आँख को बंद करते हैं तो फ्यूजन ब्रेक हो जाती है, फिर वो स्क्विंट विजिबल होता है। तो लॉन्ग कवर करने के बाद वो विजिबल होता है कि ये एक्सोफोरिया था जो कि एक्सोट्रोपिया में कन्वर्ट हो गया है लॉन्ग कवर टेस्ट के बाद। लेकिन जैसे ही आपने कवर हटाया, आँख दोबारा सीधी हो गई। तो ये फोरिया थे, एक्सोफोरिक थे, लेकिन कवर टेस्ट, लॉन्ग कवर टेस्ट के बाद ट्रोपिया में कन्वर्ट हुए। बट चूँकि उनकी फिक्सेशन बहुत अच्छी थी तो दोबारा से उन्होंने कंपनसेट कर दिया और आँख स्ट्रेट हो गई। तो ऐसे पेशेंट दूर तो दिखा नहीं सकते आप 2.5 साल के बच्चे को। 3 साल को तो फिर भी आप कोई कार्टून वार्टून लगा लो या कोई कार्टून वाला ऑब्जेक्ट दिखा दो तो वो दूर देख लेगा, लेकिन छोटा बच्चा नहीं देखेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एग्ज़ामिन करते हो उसको। अगर आपके पास बच्चा 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में आता है तो फिर आपके पास असेसमेंट बहुत आसान हो जाती है। आप नियर में देखते हैं, नियर में वो एक्सोफोरिया होता है जो कि कवर टेस्ट करने के बाद या लॉन्ग कवर टेस्ट करने के बाद, अनकवर्ड कवर जो भी है, उसके बाद वो ट्रोपिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर आप ये देखते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनसेशन कितनी अच्छी है, फेयर है, पुअर है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर गुड है, एक्सीलेंट है या गुड है। आपने ये देख लिया, आपने नोटिस कर लिया, नोट कर लिया आपने परफॉर्मा में कि इसको एक्सोफोरिया था जो कि ट्रोपिया में कन्वर्ट हुआ है। आप फिर उसको जैसे ही डिस्टेंस में दिखाते हो, आँख डेविएट कर जाती है, वही फोरिया ट्रोपिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको मैनिफेस्ट स्क्विंट है, अब उसको मैनिफेस्ट स्क्विंट है। आपने फिर उसकी क्या करेंगे? अगर मैनिफेस्ट स्क्विंट है तो फिर हम कवर टेस्ट की तरफ आएंगे। हम डोमिनेटिंग आई को, फिक्सेटिंग आई को कवर करेंगे और देखेंगे कि जो नॉन डोमिनेंट आई या फिर डेविएटेड आई जो है वो फिक्सेशन ले रही है या नहीं। अब उसने फिक्सेशन ले ली, उसने फिक्सेशन ले ली, राइट ने फिक्सेशन ले ली, अब लेफ़्ट डेविएटेड है। अब लेफ़्ट तब तक डेविएटेड है जब तक आप राइट को कवर नहीं करेंगे। आपने राइट को फिर से कवर किया तो फिक्सेशन ले ली लेफ़्ट ने, अब फिर राइट डेविएटेड है। तो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेट डेविएशन मिली आपको डिस्टेंस में। तो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया था, नियर में फोरिया जो कि ट्रोपिया में कन्वर्ट हुआ कवर टेस्ट के बाद विद गुड फिक्सेशन, विद फेयर, विद पुअर और विद एक्सेलेंट। और डिस्टेंस में आपको एक्सोट्रोपिया मिला। अब ये डिस्टेंस में एक्सोट्रोपिया आपको ऑल्टरनेट मिलता है यूजुअली, लेकिन ये यूनिलेटरल भी हो सकता है। डिस्टेंस में वो ऑल्टरनेट एक्सोट्रोपिया था, लेकिन वो एक्सोट्रोपिया सिर्फ ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, वो राइट में भी हो सकता है और लेफ़्ट में भी हो सकता है। और जो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाले केसेस जिनमें डिस्टेंस में एक आँख हमेशा डेविएटेड होती है, तो उस एक आँख में आपको सम डिग्री ऑफ एम्ब्लायोपिया भी मिलता है, क्योंकि दूर देखने में वो नहीं देख पा रहा सही। बहुत ज़्यादा डेंस एम्ब्लायोपिया आपको इंटरमिटेंट में कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इंटरमिटेंट में डेंस एम्ब्लायोपिया आपको? क्योंकि नियर में फिक्सेटेड है, नियर में फिक्सेशन है, नियर में वो फोरिक है, फ्यूजन में है, तो नियर में तो वो सही देख रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही वो डिस्टेंस में देखते हैं तो जो आँख डिविएट होती है वो उस आँख से देखना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ डोमिनेंट आई को देखते हैं। तो कुछ डिग्री ऑफ एम्ब्लायोपिया आपको मिलता है, जैसे कि 2 लाइनें कम हैं, 612 है विजन, 615 है, 618 तक आपको एम्ब्लायोपिया मिल सकता है इंटरमिटेंट वाले केसेस में भी।
और ये एम्ब्लायोपिया डेंस कब होगा? अगर पेशेंट आपका एनाइज़ोमेट्रोपिया के साथ है तो फिर आप उसको स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया नहीं कहोगे बल्कि एनाइज़ोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया कहोगे। तो ये सब कुछ मिल सकता है आपको स्क्विंट में। स्क्विंट से लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि स्क्विंट के किसी भी केस में कुछ भी मिल सकता है आपको। स्क्विंट लोग कहते हैं मुश्किल है, स्क्विंट मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए समझना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है ऑर्थोप्टिक्स में और स्क्विंट में तो उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। और अगर एक दफ़ा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगती, शुरू में समझना मुश्किल है। तो इसके लिए 100% अटेंटिव होना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप असेसमेंट कर रहे हो तब। तो आपको पेशेंट के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके आप डायग्नोस कर पाते हो कि इसको कौन सा स्क्विंट है। ठीक है, तो आपने इसको डिस्टेंस टारगेट दिया। जब आपने डिस्टेंस में देखा टारगेट जैसे ही आपने दिया तो उसकी एक आंख डिविएट कर गई। अब आप ये देखते हो कि वो डिविएशन ऑल्टरनेट है, यूनिलेटरल है। आपने ये देखना है, आपने देख लिया कि वो ऑल्टरनेट है या यूनिलेटरल है, दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। फिर आप किस पे आओगे, कौन से टेस्ट पे आओगे? सेकेंड टेस्ट हमारा क्या होगा? हर्शबर्ग। हर्शबर्ग। फिर आप क्या देखते हो? हर्शबर्ग ऑब्जेक्टिव एंगल। ऑब्जेक्टिव एंगल आपको नियर में मिलेगा इंटरमिटेंट वाले केसेस में। नियर में आप देख सकते हैं हर्शबर्ग। शाबाश, ज़रा जहन इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कब से कि नियर में आपको क्या मिलेगा, तो आप हर्शबर्ग कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऑर्थोफोरिक है, क्योंकि नियर में पेशेंट ऑर्थोफोरिक है। जब तक आप उसको कवर नहीं करोगे वो विजिबल नहीं होगा। तो आप नियर में हर्शबर्ग नहीं करेंगे बल्कि डिस्टेंस में करेंगे। लेकिन डिस्टेंस में जब भी आप, ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई है कि जब भी हम डिस्टेंस में टारगेट देते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंखें स्लाइटली डाइवर्जेंस में होती हैं, तो आपको हर्शबर्ग कभी भी प्रॉपर नहीं मिलता, क्योंकि हर्शबर्ग के लिए एक रिफ्लेक्स का सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप डिस्टेंस दिखाते हैं तो अक्सर दोनों रिफ्लेक्स आपके डेविएटेड आपको मिलते हैं। तो आप बिल्कुल डिस्टेंस में ना दिखाएं, आप कोई इंटरमिटेंट डिस्टेंस लें और वहाँ से हर्शबर्ग करें, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव एंगल मिल जाएगा। और ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप प्रिज्म कवर टेस्ट करें। ठीक है, थर्ड में आप आते हैं प्रिज्म कवर टेस्ट पे। प्रिज्म कवर टेस्ट में आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे हमेशा। और ऑल्टरनेट में क्या होता है कि टोटल डेविएशन मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों मैनिफेस्ट होती है? क्योंकि आप मुस्तकिल फ्यूजन को ब्रेक कर रहे हैं। ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, ठीक। तो जब टोटल डेविएशन मैनिफेस्ट हो जाती है तो फिर आप उसको मेजर करते हैं, फिर चाहे वो फोरिया हो, ट्रोपिया हो, कुछ भी हो। तो नियर में भी आप टारगेट देते हैं। वो टारगेट आपका पेन टॉर्च हो और येलो लाइट हो तो बेहतर है। आप वाइट लाइट नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपकी ब्लीचिंग होती है रेटिना की, तो पेशेंट फोकस नहीं कर पाता, वो बहुत तेज़ है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी लक्स ज़्यादा है, येलो लाइट के कम हैं। तो आप उसको नियर में टारगेट दें, पेन टॉर्च दें, या कुछ भी पेन टॉर्च आपके पास नहीं है, सबसे बेस्ट टारगेट तो पेन टॉर्च है। पेन टॉर्च नहीं है आपके पास, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप है तो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप दिखा दें, उसकी लाइट भी डिम है, येलो है। वो भी नहीं है आपके पास तो आप पेन दिखा दें, आप पेन दिखा दें। पेन दिखाने में एक बात इसलिए है क्योंकि पेन भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप उसको दिखाते हो तो उसको क्लियर करके देखने के लिए पेशेंट अकोमोडेट करता है। पेशेंट ना सिर्फ अकोमोडेट करता है बल्कि अकोमोडेशन के साथ साथ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी हो रही होती है। तो वो फ्यूजन जो आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, बिकॉज वो कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आपने कवर करके ही रखा हुआ है, हटाया ही नहीं है, तो आप फ्यूजन को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यूँ कर सकते हो, नियर में आपने टारगेट दिखाया, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट किया तो दोनों आँखें बाहर से आ रही हैं। फिर आप प्रिज्म रखते हो, स्ट्रेंथ के मुताबिक स्टार्ट करते हैं 20 से, बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता 20, 25, 30, जब तक कि मूवमेंट न्यूट्रल ना हो जाए। अब अगेन हम यहाँ भी रेटिनोस्कोपी वाला रूल अपनाएंगे, जब तक वो मूवमेंट रिवर्स ना हो जाए।
मैंने आपको बताया है ना कि रेटिनोस्कोपी में भी आप न्यूट्रल पॉइंट की तरफ ना जाएं, आप रिवर्स पॉइंट की तरफ जाएं, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट को तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप रिवर्स पॉइंट की तरफ जाते हैं रेटिनोस्कोपी में। इसी तरह स्क्विंट में भी आप रिवर्स पॉइंट की तरफ जाएं। तो रिवर्स पॉइंट के पहले वाला जो पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट था। यहाँ आपको न्यूट्रल पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि आपने 25 प्रिज्म रखा, स्टिल आंख बाहर से आ रही है, आपने 30 रखा, स्टिल बाहर से मूवमेंट आ रही है, लेकिन जैसे ही आपने 35 रखा वो अंदर से आने लगी, इसका मतलब है ओवर हो गया। ओवर हो गया तो मतलब 30 पे जो आपको लग रहा था आप फिर से टारगेट दिखाएं, क्योंकि ऐसे में पेशेंट अगर ज़रा सा भी इधर उधर देखता है तो आप उस मूवमेंट को भी ले रहे होते हो कि ये बाहर से आ रही है। अक्सर ऐसा होता है, लोग अक्सर यही गलतियाँ करते हैं। तो पेशेंट बिल्कुल टारगेट को फोकस करेगा, फिर देखें आँख कहाँ से आ रही है। इसलिए इस गलती को ओवरकम करने के लिए आप हमेशा रिवर्स पॉइंट की तरफ जाएं। रिवर्स पॉइंट क्या है कि जब आँख बाहर से आने से के बजाय अंदर से आ रही है, लेकिन टारगेट को देख रहा हो तब। अगर वो टारगेट को नहीं देख रहा, यूँ देख रहा है, यूँ देख रहा है, तो मूवमेंट कुछ और होंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से मेजर करते हैं कि प्रिज्म कितना, प्रिज्म उसको जो भी था फोरिया था उसका कितने प्रिज्म का है। और जब आप मुस्तकिल उसको डीकम्पनसेट कर रहे हो कवर टेस्ट करके, तो अब फोरिया ट्रोपिया में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो जितनी कंपनसेशन थी वो सब ख़त्म हो गई। अब वही ऑर्थोफोरिक पेशेंट कभी आपको 70 प्रिज्म तक मिलते हैं, वो 55 भी हो सकते हैं, वो 35 भी हो सकते हैं, वो 25 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन कितना है पेशेंट का। तो हर तरह का मरीज़ आपको मिलता है। आपने नियर में डेविएशन मेजर कर दी, आपने लिख दिया कि नियर में इतना है। प्रोटोकॉल क्या है कि फिर आप गेज़ में देखें, फिर डाउन गेज़ में देखें, उसमें भी मेजर करें। ठीक है, उस पर मेजर क्यों करते हैं? ताकि हमें पैटर्न कंफर्म हो जाए कि आपका पेशेंट ए पैटर्न के साथ है या वी पैटर्न का। उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसलिए ओपीडीज़ में हम अक्सर इस तरह के नहीं कर रहे होते। लेकिन आपको अगेन बता रही हूँ कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इस वक्त लर्नर हो। तो हम कर सकते हैं सारी बेसिक टेस्ट कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें, हम बेसिक टेस्ट करें जो ज़रूरी हैं। लेकिन आप इस वक्त नहीं कर सकते, आप लर्नर हैं, आपको सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सब्जेक्टिव में सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, स्टेनोपिक स्लिट, ड्यूक्रोम, क्रॉस सिलेंडर, आपको ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। मेडॉक्स रॉड, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, इसी तरह स्क्विंट में आपको सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें नियर में आप अप गेज में करते हो, फिर डाउन गेज में करते हो, फिर आप डिस्टेंस की। और अगर आपका पेशेंट ग्लासेस लगाता है तो विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों। ठीक है, फिर आप डिस्टेंस टारगेट देते हो पेशेंट को। डिस्टेंस टारगेट आपके रूम में होता है, या तो आप अपना विज़न, जो भी विज़न का चार्ट है आपके पास, आप उसके टॉप लेटर को दिखा दें। तो टॉप लेटर हम अक्सर कहते हैं कि एक्सोफोरिया अगर पेशेंट है या इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है, इन्फिनिटी पे जाके वो डीकम्पनसेट होता है। तो इन्फिनिटी क्या है? हमारे पास कमरे हैं, इन्फिनिटी तो है ही नहीं ना। तो एक तरह से इन्फिनिटी वाला इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो नीचे वाले लेटर्स हैं ना, जैसे कि 6-9 वाली लाइन में कोई सेंट्रल लेटर हम दिखा दें तो वो दूर हो जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत इन्फिनिटी का इफ़ेक्ट देगा। बाकी इन्फिनिटी तो आपको मैदान में ही मिल सकती है, रूम्स में तो नहीं मिल सकती। तो आप ये कर सकते हैं कि ये चेक करने के लिए कि कंपनसेशन वाला एलिमेंट कितना ज़्यादा है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पेशेंट का अगर हम सर्जिकल प्लान बनाने जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर डेविएशन को मैनिफेस्ट करें। जो कंपनसेटेड है वो भी, जो डीकम्पनसेटेड है वो भी। हमें डीकम्पनसेट करना पड़ेगा उसको हर हाल में, ताकि हमें प्रॉपर एंगल ऑफ डेविएशन मिले और हम एक ही सर्जरी में उसको करेक्ट कर लें, हमारे पास रेजिडुअल डेविएशन ना आए। जबकि इंटरमिटेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सर्जरी हमने कर दी और फिर पेशेंट स्क्विंट डेवलप कर रहा है, क्योंकि वो कंपनसेटेड वाला एलिमेंट अब डीकम्पनसेट होके नज़र आ रहा है। तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को डीकम्पनसेटेड फेज़ में रखें और फिर उसका एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करें, फिर सर्जिकल प्लान की तरफ जाएं। अब इंटरमिटेंट वाला हर पेशेंट सर्जरी के लिए नहीं होता, ये हम मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपने मेजर कर लिया डिस्टेंस पे, आपका नियर में था 35 प्रिज्म फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका डिस्टेंस में आया 45 प्रिज्म।
अब हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसमें आप लोग कंफ्यूज थे लास्ट टाइम। अब ये डाइवर्जेंस एक्सिस है, ये डाइवर्जेंस एक्सिस है, नियर में 35, डिस्टेंस में 45। हम इसको डाइवर्जेंस एक्सिस का केस कहेंगे। 10 डिग्री नहीं, 10 प्रिज्म डायोप्टर, तो ये विद इन 10 है ना, ये विद इन 10 है, तो डाइवर्जेंस एक्सिस नहीं है, नॉर्मली नहीं है। और डिस्टेंस में इतना फ़र्क होता है 5 प्रिज्म का, 7 प्रिज्म का, 10 प्रिज्म का, तो क्लिनिकली ये डाइवर्जेंस एक्सिस नहीं है, या ये हाई ACA रेशो नहीं है। ये नॉर्मल स्क्विंट था, नॉर्मल इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाला केस था। अब पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ आते हैं, तो ये ज़्यादा समझना आसान होगा। ये नॉर्मल केस था इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का। आपने फिर इसकी रिफ्रैक्शन की, आपने एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट चेक किए, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट भी आपको बिल्कुल ठीक मिले। ठीक है, आपने रिफ्रैक्शन की, अगर 6/6 नहीं है आपका पेशेंट, इवन अगर 6/6 है भी और वो बच्चा है, तो आप फिर भी रिफ्रैक्शन करेंगे। आपने रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्शन में आपको फ़र्ज़ करें कि +1 के साथ -0.5 का सिलेंडर मिल रहा है, या +2 2.5 का स्फेयर मिल रहा है, तो फिर आपको ग्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। इवन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में अगर आपका पेशेंट 7-8 साल का है और उसका 3.5 का एरर आ भी रहा है और वो 6/6 है प्लस का, तो फिर आप उसको नंबर नहीं देंगे। आप नंबर क्यों नहीं देंगे? हाइपरमेट्रोपिया है, वो तो हम नॉर्मल भी कहते हैं कि नहीं दे, लेकिन मैंने कहा था ना कि नॉर्मल पेशेंट हो और उसका अगर 4.5 तक का एरर आ रहा है, तो आप कुछ दो, आप बिल्कुल उसको ऐसा नहीं कि चश्मा ना दो, आप 0.75 दे दो, 1 दे दो, ताकि अकोमोडेशन रिजर्व रहे। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाला केस है या फोरिया वाला केस है, एक्सोफोरिया वाला केस है, और उसका एरर आ रहा है +4, तो आप ग्लासेस ना दें। क्यों नहीं देंगे ग्लासेस? क्योंकि हम +4 उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट अकोमोडेट करेगा +4 को ओवरकम करने के लिए, और जब पेशेंट अकोमोडेट करेगा तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी होगी उसके साथ साथ, तो आपका एक्सोफोरिया और एक्सोट्रोपिया जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इसीलिए हम करेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर इसी के साथ सिलेंडर है, सिलेंडर 1 है, 1.5 है, तो हम माइनस के सिलेंडर की तरफ जाते हैं। जैसे कि एक मेरिडियन आपका न्यूट्रल हो रहा है +3 पे, दूसरा मेरिडियन आपका न्यूट्रल हो रहा है +4.5 पे। अगर मैं स्मॉलेस्ट मेरिडियन को लेती हूँ तो मेरे पास 1.5 का स्फेयर आएगा प्लस का, और +1.5 का सिलेंडर आएगा। मैं इसी को ट्रांसपोज करूँगी अगर मेरा पेशेंट एक्सोफोरिक है तो, ठीक है, मैं इसी को ट्रांसपोज करूँगी। मैं ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे पास स्फेरिकल प्लस में आ जाएगा और सिलेंडर माइनस में आ जाएगा। तो जो मैं प्लस का स्फेयर है मैं उसको अंडर कर दूँगी, ठीक है। वैसे कि वो 2.5 है, अगर मैं 4 वाला मेरिडियन लेती हूँ तो मेरे पास स्फेयर आएगा 2.5, मैं 2.5 नहीं दूँगी, आप 1.5 तक अंडर करेक्ट कर सकते हो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में, ये स्टडीज़ कहती हैं। लेकिन कभी कभी हम 2 तक भी कर लेते हैं, अगर बच्चा छोटा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी सी अकोमोडेशन वो बहुत आराम से ले लेता है, और हम चाहते हैं कि वो अकोमोडेट करे ताकि अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी हो, ठीक है। वो अकोमोडेशन यूज़ करेगा तो कन्वर्जेंस होगी ना, तो कन्वर्जेंस होगी तो उसका स्क्विंट कवर होगा। इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उसका स्क्विंट है ना, तो वो ऑलरेडी उसको भी ओवरकम करना है, तो हमें दोनों चीज़ों को साथ रखना है। हमें ये डिसाइड करना है कि हाँ कहाँ हम किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। जैसे कि हम ईज़ोट्रोपिया वाला केस अगर कर रहे हैं तो हमारा +6 का एरर आया है, हम पेशेंट को जैसे ही +6 लगाते हैं, अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया में +6 लगाते हैं तो वो विजन उसकी 660 हो रही है। अब वो 10 साल का बच्चा है, तो हम क्या 10 साल के बच्चे को 660 कर दें जो कि स्कूल जाता है? यहाँ हम स्क्विंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, विजन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे +3 से, लेकिन हम पेरेंट्स को बताएंगे कि हमें ये नंबर आगे चल के बढ़ाना है। और अगर वही बच्चा आपके पास अंडर 6 आ रहा है तो फिर आप दे दोगे, आप आंख बंद करके दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते लगेंगे, वो ओवरकम कर लेगा।
शुरू में नज़र ज़रूर डिस्टर्ब रहेगी लेकिन वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 10 साल वाले बच्चे को +3 दे रहे हैं तो 2 महीने में वो एडजस्ट कर लेगा, फिर आप +3 को +6 की तरफ ले जाओ ताकि दोनों चीज़ें करेक्ट हो जाएं। तो ये आप फैसला करोगे कि अब आपने किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो वैसे भी अगर हम 1.5 की अकोमोडेशन छोड़ रहे हैं ना, 2.5 की तो हम आराम से छोड़ सकते हैं, तो 4 में हम कितनी छोड़ रहे हैं? +1.5 की अकोमोडेशन छोड़ रहे हैं, 2 की छोड़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतनी अकोमोडेशन तो ईज़िली ले लेता है और इससे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फटीक में जाए या स्पाज़म में जाए। हाँ, अगर इससे ज़्यादा हो तो वो जा सकता है, फिर हम देते हैं, फिर हम इसी तरह उसमें भी देते हैं कि हम थोड़ा बहुत दे दें। नहीं, नंबर बढ़ेगा नहीं ना, हाइपरमेट्रोपिया बढ़ते नहीं हैं। हाइपरमेट्रोप जितने भी हैं वो एज के साथ साथ कम होते हैं, मायोपिया बढ़ता है। हाइपरमेट्रोपिया कभी भी एज के साथ बढ़ता नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया एज के साथ साथ कम होता है। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के रीज़न्स क्या हैं? एक्सियल अगर है तो आईबॉल का साइज़ बड़ा है, कर्वेचरल अगर है तो कर्वेचर फ्लैट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एज के साथ साथ बढ़ेंगी ना, कम तो नहीं होंगी। अब वो जैसे जैसे बढ़ेंगी हाइपरमेट्रोपिया कम होगा, जैसे मायोपिया बढ़ता है, मायोपिया बढ़ेगा, हाइपरमेट्रोपिया कम होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपने चेक किया उसकी अकोमोडेशन इतनी पैरालाइज नहीं थी, आपको वो +4 का एरर मिला, लेकिन अगर आप उसी को प्रॉपर साइक्लो करवाएं जैसे कि हम घर से करवाते हैं तो +4 नहीं, एक्चुअल +6 है। क्योंकि जब आपने यहाँ साइक्लो किया था तो उसकी अकोमोडेशन कम्प्लीटली पैरालाइज नहीं थी, तो इसीलिए आपको पूरा एरर नहीं मिला, जबकि उसका पूरा एरर +6 है, तो फिर आप देते हैं ग्लासेस। तो ये वेरी करता है केस टू केस, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि आपने कब किस तरह किसको कैसे करेक्ट करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बार बार एक जुमला बताती हूँ कि रिफ्लेक्शन इज़ आर्ट। रिफ्लेक्शन ये नहीं है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम स्क्विंट का पेशेंट करते हैं तो यही रिफ्लेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो आप स्क्विंट में हर केस में अपना डिसीजन चेंज करते हो कि इसमें कैसे करेक्ट करता है वो, फिर ऑर्थोप्टिस्ट का काम है। वो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप इतना समझ लें, क्योंकि ये तो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है ना कि किस पेशेंट को कब कितना करेक्ट करना है। तभी तो यही तो काम है ऑप्टोमेट्रिस्ट का। यही तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी चीज़ें। आप फिर हेल्प भी ले सकते हो अपने सुपरवाइज़र से जो वहाँ मौजूद है, तो इस तरह आपको चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन अगर आप करना चाहें, सीखना चाहें तो, और अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ ना करूं और मुझे सब कुछ बिल्कुल रेडीमेड मिले, तो फिर आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे। तो ये आते आते आएंगी ये चीज़ें कि कब किस पेशेंट को कैसे करेक्ट करना है। यही काम है असल ऑप्टोमेट्रिस्ट का, वरना तो रिफ्रैक्शनिस्ट भी करते हैं। रिफ्रैक्शन तो आपके ऑफ्थैल्मिक टेक्नीशियन भी कर लेते हैं, तो कुछ तो फ़र्क हो ना ऑप्टोमेट्रिस्ट में और उनमें। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को पता होता है कि अब इस पेशेंट को मैंने किस तरह करेक्ट करना है, मैंने प्लस को अंडर कब करना है, मैंने प्लस को ओवर कब करना है, मैंने सिलेंडर कितना देना है, कब मुझे प्लस के सिलेंडर की तरफ जाना है, कब मुझे माइनस के सिलेंडर की तरफ आना है, ये आना चाहिए। और ये जितना आप करेंगे ना, प्रैक्टिकली करेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। हम रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन में अगर माइनस का सिलेंडर आ रहा है, प्लस का स्फेरिकल आ रहा है, प्लस का स्फेरिकल अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको अंडर करेक्ट करके माइनस का सिलेंडर देंगे। अगर प्लस का स्फेरिकल थोड़ा सा है तो हम उसको देंगे ही नहीं, 1.5 है, 2 है तो हम नहीं देंगे, सिर्फ माइनस का सिलेंडर देंगे। और अगर प्लस का सिलेंडर अब स्फेरिकल 2.5 है, 3 है, तो हम देंगे 0.5, 0.75 स्फेरिकल भी देंगे और सिलेंडर ऐड करेंगे। ठीक है, हम इस तरह करेक्ट करेंगे। फिर हम पेशेंट से कहेंगे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, हम उसको एक्सरसाइजेस पे रखते हैं, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस पे। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस कितनी किस्म की होती हैं? नंबर 1 और मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट इजी, पेंसिल पुशअप। हम ज़्यादातर पेंसिल पुशअप देते हैं। पेंसिल पुशअप आसान एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर पेशेंट प्रॉपरली करे तो आप पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस बताते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टीरियोग्राम है, जो कि अवेलेबल नहीं है और वो करना बहुत मुश्किल है। तीसरे किस्म के जो एक्सरसाइजेस हैं वो थ्रू प्रिज्म बार करते हैं ताकि कन्वर्जन फ्यूजन एम्पलीट्यूड उसका इम्प्रूव करे और वो स्क्विंट को कवर कर ले अगर कम है तो।
प्रिज्म बार में आप ये करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम असेसमेंट पढ़ रहे थे कि जब भी हम प्रिज्म रखते हैं तो हम अपेक्स टूवर्ड द डेविएशन रखते हैं, ठीक है, अपेक्स टूवर्ड द डेविएशन था। तो एक्सोफोरिया में अपेक्स कहाँ होगा, एक्सोट्रोपिया अगर है एक्सोफोरिया तो अपेक्स कहाँ रखेंगे, आउटसाइड, मतलब बेस इन रखेंगे। हम ओरिएंटेशन हमेशा बेस के हिसाब से करते हैं प्रिज्म की ना, तो हम कहते हैं कि हम बेस इन रखेंगे। लेकिन अगर हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो हम बेस इन नहीं रखेंगे बल्कि बेस आउट रखेंगे। इसलिए बेस आउट रखेंगे ताकि स्टिमुलेट हो कन्वर्जेंस, स्टिमुलेट हो और वो जो स्क्विंट है वो इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर बच्चा छोटा है आपके पास, उसकी कन्वर्जेंस अच्छी है, तो हम पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इजी हैं। प्रिज्म वाले एक्सरसाइजेस भी इसलिए इजी नहीं है क्योंकि उसके लिए रोज़ पेशेंट को क्लिनिक पे आना पड़ेगा और आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास प्रिज्म का होना ज़रूरी है, प्रिज्म बार के थ्रू करवाते हैं वो होना ज़रूरी है। तो ये फ़ीज़िबल नहीं है, सबसे ज़्यादा ईजी, फ़ीज़िबल, इफ़ेक्टिव क्या है, पेंसिल पुशअप। तो इसलिए आप हमेशा पेंसिल पुशअप की तरफ जाते हैं, पेंसिल पुशअप बताते हैं। आप पेशेंट को ये बताते हैं कि इसमें 50% चांसेस हैं कि आपका पेशेंट, आपका बच्चा एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, लेकिन 50% चांसेस होते हैं कि हम लेटर ऑन सर्जरी करें। तो यूजुअली इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया की सर्जरीज होती हैं 6 साल के बाद। जब बच्चा 6-7 का हो जाता है तो हम इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इससे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रहते हैं जिसमें ग्लासेस हैं और पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेज हैं, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज हैं। और अगर हमें डर है कि एक आंख पेशेंट डेविएट कर रहा है और वो मुस्तकिल डेविएटेड है और उसकी जो कंपनसेशन है वो पुअर है, कंपनसेशन जो है वो पुअर है और वो डिस्टेंस में एक आंख को ज़्यादा डेविएट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2 ख़तरे होते हैं। आंख बहुत ज़्यादा डेंसली एम्ब्लाइपिक ना हो जाए और फ्यूजनल जो उसका BSV है, बाइनोकुलर सिंगल विजन, अगर हम लेट सर्जरी करें तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटेन ही ना हो, सेपरेशन रह जाए। तो ऐसे केसेस में हम अर्ली सर्जरी भी कर सकते हैं 4.5 ईयर में, वरना सर्जरी हम करते हैं अबव 6, ठीक है। तो ये है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया की मैनेजमेंट। केस आपके पास सिंपल था, कोई IACA रेशो नहीं था, कोई डाइवर्जेंस एक्सिस नहीं थी। अब हम आते हैं उन केसेस पे जिसमें डाइवर्जेंस एक्सिस होती है। अब इसी केस को ले लेते हैं जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। पेशेंट था नियर में 35, डिस्टेंस में उसकी डेविएशन है 50। ये डाइवर्जेंस एक्सिस है, ये क्लिनिकली डाइवर्जेंस एक्सिस है या फिर हाई ACA रेशो है या फिर ये IACA रेशो है, ठीक है। अब आपके पास केस आ गया, आपने असेस किया और आपने कहा ये तो डाइवर्जेंस एक्सिस है। अब डाइवर्जेंस एक्सिस है तो फिर आपको ये भी तो पता करना है कि ये ट्रू डाइवर्जेंस एक्सिस है या सिमुलेटेड या फिर फॉल्स डाइवर्जेंस एक्सिस है। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ACA रेशो है तो वाकई हाई ACA रेशो है या नहीं, कंपनसेशन वाला एलिमेंट ज़्यादा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको कहते हैं मॉर्लो पैच टेस्ट। ठीक है, मॉर्लो पैच टेस्ट। मॉर्लो पैच टेस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि मॉर्लो ने सबसे पहले इसको ये टेस्ट किया था, तो इसलिए उसके नाम पे इसको मॉर्लो पैच टेस्ट कहते हैं। वैसे इसको 1 आवर या 45 मिनट के लिए
हम एक आंख को बंद कर देते हैं, पैच लगा के बंद कर देते हैं। पैच लगा के पेशेंट को बिठाते हैं 45 मिनट के लिए या फिर 1 आवर के लिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हुआ? क्लास हो रही है, थोड़ी देर लगेगी बस, फिर आ जाएगी। ठीक है, तो 45 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए हम एक आंख को पैच लगा के पेशेंट को बिठा देते हैं। पेशेंट को बिठा देते हैं। जब 45 मिनट पूरे हो जाते हैं, ठीक है, जब 45 मिनट पूरे हो जाते हैं तो हम पेशेंट को दोबारा बुला लेते हैं। अब जो हमारी असेसमेंट होगी ना, वो बहुत फास्ट होगी और बहुत एहतियात के साथ होगी, क्योंकि हमने पेशेंट की फ्यूजन को ब्रेक किया हुआ है, टोटल कंपनसेशन वाले एलिमेंट को ख़त्म कर दिया है। अब हमने इतनी क्विक असेसमेंट करनी है कि पेशेंट को कंपनसेट करने का मौका ना दें, ना मिले। तो इसमें आप मुस्तकिल एक आंख को कवर करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि जब तक मैं ना बोलूँ आप आंख नहीं खोलिएगा। तो आप 1 सेकंड के लिए भी आंख खोलने नहीं देते उसको, एक आंख को बंद ही रखते हैं, कवर रखते हैं। और इसमें आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट इतना अगर पेशेंट टारगेट पकड़ेगा या प्रिज्म पकड़ेगा तो पेशेंट अपनी जो है वो फिक्सेशन सही से नहीं कर पाएगा, आपको असेसमेंट सही थी, उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी। तो आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी स्क्विंट असेसमेंट में आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल क्विकली टारगेट दिखाना है नियर में। अगेन मैं वही कहूँगी कि पेन ना दिखाएं, अकोमोडेटिव टारगेट तो बिल्कुल ना दिखाएं, बल्कि पेन टॉर्च लें या नहीं है तो ऑफ्थेल्मोस्कोप लें और उसको दिखाएं और फिर क्विकली आप वो मेजर करें। फ़ौरन आप जैसे ही प्रिज्म लेने लगे पेशेंट से कहें आंखें बंद कर लो, खोले नहीं। ठीक है, तो इस तरह क्विकली आप असेसमेंट करते हो, फिर आप मेजरमेंट लेते हो नियर में और डिस्टेंस में। आप अब देखते हो कि पैच टेस्ट के बाद पेशेंट की जो डेविएशन है वो नियर डिस्टेंस में इक्वल हुई है या नहीं। लेकिन शर्त ये है कि आपने पेशेंट को बिल्कुल मौका नहीं देना कि वो कंपनसेट करे, क्योंकि अगर आप मौका देंगे वो कंपनसेट करेगा, आपका टेस्ट ख़त्म, ज़ाया। ठीक है, तो आपने देखा पैच टेस्ट के बाद कि अब जो है वो नियर और डिस्टेंस की डेविएशन इक्वल हो गई है। नियर जो 35 था अब वो 45 हो गई है और डिस्टेंस जो कि 50 था वो 50 है, तो बराबर हो गए ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्जेंस एक्सिस थी वो ट्रू नहीं थी, वो फॉल्स डाइवर्जेंस एक्सिस थी, वो सिमुलेटेड डाइवर्जेंस एक्सिस थी बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट कंपनसेशन, because of good convergence fusional amplitude। तो इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जैसे आपने पहले वाले केस की। ग्लासेस दें, कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस दें और लेटर ऑन सर्जरी करें अगर ज़रूरत है, इफ़ नीडेड। और अगर इसके साथ साथ एम्बलायोपिया भी है तो पहले एम्बलायोपिया को करेक्ट करें, एम्बलायोपिया थेरेपीज करवाएं, फिर कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ, फिर आप लास्ट रिजॉर्ट आपका सर्जरी है। ठीक है, और अगर पैच टेस्ट के बाद डेविएशन स्टिल वो 35 ही है और डिस्टेंस में 50 है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू डाइवर्जेंस एक्सिस है, ये ट्रू डाइवर्जेंस एक्सिस है। मतलब आपका पेशेंट है हाई ACA रेशो के साथ, तो फिर उसकी करेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर आप उसको नियर में बाइफोकल ग्लासेस की तरफ आते हैं, आप +3 लगाते हैं ताकि अकोमोडेशन को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स करें और उसकी डेविएशन कंपनसेशन वाला एलिमेंट ब्रेक हो और डेविएशन विजिबल हो, ताकि आप उसको ऑपरेट कर सकें, ताकि आप उसको ट्रीट कर सकें। तो ऐसे में पहले आप बाइफोकल ग्लासेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, बाइफोकल ग्लासेस की तरफ जाते हैं, आप +3 लगाते हैं, फिर पेशेंट को एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स देते हैं कुछ अरसे के लिए और आप फर्दर हर 3 महीने में और 2 महीने में असेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि IACA रेशो नॉर्मल हुआ है या नहीं। आप तब तक लगा के रखते हैं ग्लासेस जब तक आपका IACA रेशो ख़त्म ना हो जाए या पेशेंट की डेविएशन नियर और डिस्टेंस में
इक्वल ना हो जाए, तो फिर आप प्लान करते हैं कि आप इसको कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस पे रखें या फिर सर्जरी की तरफ जाएं। यूजुअली हम कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाते क्योंकि कन्वर्जेंस तो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एक्सेस था, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन फिर हमारे पास सिर्फ सर्जरी रह जाती है। तो पहले हम IACA रेशो को नॉर्मल करते हैं, फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। ये तो था डाइवर्जेंस एक्सिस का केस, ठीक है। और इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में अक्सर कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ भी होते हैं, अक्सर कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ भी होते हैं, मतलब लो ACA रेशो। अब उसमें अपोजिट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। नियर में डेविएशन बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस में कम है। नियर में डेविएशन 50 है, डिस्टेंस में 30 है। तो यहाँ केस आगे की तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वाला केस है। तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वाले केसेस को डील करना ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर देन डाइवर्जेंस एक्सेस। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी आपने ग्लासेस दी है, अगर माइनस का कोई सिलेंडर आ रहा है तो ज़रूर करेक्ट करेंगे, ठीक है। प्लस का स्फेरिकल आ रहा है तो उसको अंडर करेक्ट करेंगे या करेक्ट ही नहीं करेंगे ताकि पेशेंट अकोमोडेट करे और अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस डेवलप हो और कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी इंप्रूव हो। और कभी कभार बहुत रेयर केसेस में हम ये भी करते हैं कि हम माइनस के लेंसेज दे देते हैं नियर में, जैसे कि हमने प्लस के लेंसेज दिए अकोमोडेशन को रिलैक्स करने के लिए, इसी तरह हम माइनस के लेंसेज देते हैं ताकि अकोमोडेशन स्टिमुलेट हो और जो इनसफिशिएंसी है वो कवर हो जाए। और फिर देखते हैं कि फिर या तो आँख स्ट्रेट हो जाएगी या तो फिर इसमें भी हम सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ग्लासेस लगाने से वो ठीक नहीं होते, फिर हमें डिप्लोपिया हो जाता है नियर में कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के केसेस में। तो ऐसे केसेस में हम कभी कभार प्रिज्म भी देते हैं उस डिप्लोपिया को करेक्ट करने के लिए, हम प्रिज्म्स की तरफ भी जाते हैं। और फाइनल रिजल्ट हमारे पास रह जाता है फिर मीडियल रेक्टस रिसेक्शन, मतलब सर्जरी। और ये कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट आपको वो भी मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पेशेंट स्क्विंट के साथ है तो हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑफिस वर्कर है, उसने 10 घंटे स्क्रीन पे काम करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो उसका नियर टास्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका नियर टास्क बहुत ज़्यादा है और उसने कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी डेवलप कर ली। जब उसको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हुई तो उसको डिप्लोपिया हो रहा है। वो एक्सोफोरिक है लेकिन इतना नहीं, लेकिन डिप्लोपिया ज़्यादा है। वो स्क्विंट का पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल पेशेंट है लेकिन विद कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। तो उन केसेस में भी आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन यही होते हैं कि आप अगर डिप्लोपिया है तो सबसे पहले आप माइनस लेंसेज देते हैं ताकि अकोमोडेशन स्टिमुलेट हो, तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी स्टिमुलेट हो और डिप्लोपिया ओवरकम हो जाए। सेकंड पे आप प्रिज्म देते हैं। प्रिज्म थेरेपेटिक अलग होते हैं और मैनेजमेंट के लिए अलग होते हैं। थेरेपेटिक कैसा होता है, हम अपोजिट रखते हैं, जैसे कि अभी जिक्र किया, बजाय हम बेस इनके बेस आउट रखते हैं। वो थेरेपेटिक प्रिज्म है, ग्लासेस के फॉर्म में हम दे देते हैं। कुछ अर्से तक वो लगाता है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो हम मैनेजमेंट के लिए प्रिज्म दे देते हैं। मैनेजमेंट के लिए फिर हम उसी तरह देते हैं जिस तरह की डेविएशन है, मतलब बेसिन देते हैं। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फाइनल रिजॉर्ट हमारे पास सर्जरी है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑप्शन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के सारे केसेस की। और आई होप कि अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अभी भी कुछ आज तो फास्ट नहीं था, आज तो बहुत स्लो था, बहुत स्लो था आज तो मैंने एक एक चीज़ का टाइम दे के पढ़ाया है। बाकी आप बाकी का पढ़ें और देखें तो समझ में आ जाएगा। केस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन केस देख के आपको समझ में तब आएगा जब ये क्लियर होगा, जब आपने पढ़ा हुआ भी होगा। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको समझ में आएगा ना कि इंटरमिटेंट वाला केस है। नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ लोगे तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि इंटरमिटेंट में ये चीज़ें होती हैं, जब आप केस देखोगे तो बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है।
ज़्यादा होते हैं। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के ज़्यादा केसेस होते हैं, ईज़ोट्रोपिया के बहुत रेयर होते हैं, एक्सोट्रोपिया के बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि एक्सो डेविएशंस में से आपके पास जितने पेशेंट आ रहे होते हैं उनमें 70% इंटरमिटेंट होते हैं। जब आप लोगों की रोटेशन थी तो सारे इंटरमिटेंट के केसेस ही आ रहे थे, आप लोगों ने तो बहुत देखे हैं। खतीजा नहीं है आज, नहीं, आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों की रोटेशन में ज़्यादातर इंटरमिटेंट के केसेस आ रहे हैं, इंटरमिटेंट ज़्यादा आते हैं। सारे स्क्विंट से इंटरमिटेंट ज़्यादा होते हैं और अकोमोडेटिव। ठीक है, कोई सवाल किसी का, कोई ऐसा पॉइंट जो किसी को समझ में नहीं आया? कामला, समझ में नहीं आया कुछ तो पूछ लो। विक्स का पेपर, पहले मुझे अभी तक कोई वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं आई कि मैंने विक्स का पेपर बनाना है या वो खुद बनाएंगे। मुझे किसी ने फिलहाल कुछ कहा नहीं। कब है? 11 को है, 11 नवंबर है ना। मिट्स में आप यही जो अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिर्फ ईजो, इतने एमसीक्यू सिर्फ ईजो में कहाँ से बनेंगे? 40 मैम, कितने एमसीक्यूज बनेंगे इस दफा? चलो, असेसमेंट ऑफ स्क्विंट और ईजोट्रोपिया, ठीक है? ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्क्विंट और ईजोट्रोपिया तो हम इज़ोट्रोपिया की सारी ही टाइप्स आएंगे ना। इसको भी याद रखना। मेरा दिल नहीं चाह रहा पूरा सिलेबस ही खत्म कर। हमने एक टॉपिक का ले लिया, पेंटाइल का।